हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी, आपके लिए कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर के। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि मैं बायोलॉजी टीचर्स के लिए शुरू करने जा रहा हूँ 21 नवंबर 2024 से, उसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी जो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दूं। सो टाइटल है जी अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ टीचिंग बाय योर वेरी ओन दैट इज डॉक्टर सचिन कपूर। सो चलते हैं जी इस सुहावने सफ़र पे। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम अ जर्नी थ्रू प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सो लोग ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली कोर्स का ड्यूरेशन कितनी टाइम का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने। 21 नवंबर से हम लोग शुरू करेंगे, तो 21 नवंबर 2024 से आप लगा लीजिए 3 महीने तक चलेगा। नवंबर से दिसंबर 1 मंथ, दिसंबर से जनवरी दूसरा मंथ, जनवरी से फरवरी तीसरा महीना। और अगर हमें कहीं ज़रूरत लगी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए इसमें, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम, आई एम रेडी फॉर दैट। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलेंगी। नंबर 1, लाइव लेक्चर्स। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि क्या हमें केवल रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिए जाएंगे जो हमें देखने। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम क्लासेस मैं आप लोगों के साथ लाइव लूँगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप हो तो ज़्यादा बेटर है, हालांकि आप टैब के थ्रू या आप अपने फ़ोन के थ्रू भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो मैक्सिमम लेक्चर्स विल बी लाइव। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिकॉर्डेड वीडियो में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लाइव सेशन में मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं जी। प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में, एंड दैट विल बी अ वेरी हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल जी, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा डिजाइन करे गए भी हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, दैट इज डीपीपीस, हाई क्वालिटी डीपीपीस, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं से भी उठा करके सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव सेशंस होने के बाद हम आपके साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उस समय कई बार आपके दिमाग में कुछ सवाल नहीं आते, बाद में जब आप जाकर के चीज़ें रिवाइज करते हैं तो कोई ना कोई सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता है। सो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहेंगे। एक और अहम बात कि क्या क्या टॉपिक्स मैं इस कोर्स में कवर करवाने जा रहा हूं। क्या मैं कंप्लीट बायोलॉजी यानी बॉटनी एज वेल एज जोलॉजी कवर कराऊंगा, क्या मैं जोलॉजी प्लस कॉमन एरियाज कवर कराऊंगा जो बॉटनी और जोलॉजी दोनों टीचर्स पढ़ाते हैं। सो देखते हैं जी। आई बी कवरिंग दीज टॉपिक्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स जो क्लास 11th के सिलेबस में हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, देन यू हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो अब सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ आप इसे इस तरीके से मत लीजिएगा कि आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब सिलेबस से हटाया, अगर 1 साल बाद ऐड कर दिया गया, अगर 2 साल बाद ऐड कर दिया गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये एक बेसिक चैप्टर है जो एज अ टीचर आपको ज़रूर आना चाहिए। और आप टीचर केवल इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आपको सिर्फ वही बातें पढ़ानी है जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में है। अगर आप क्लास 9th, क्लास 10th या ओलंपियाड के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या केवीपीवाई एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, एनटीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो पूरी फिजियोलॉजी पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते समय हम साथ के साथ जो है एनिमल टिश्यूज भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एक टॉपिक है, उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज यानी हिस्टोलॉजी एंड इवन एनिमल मॉर्फोलॉजी। सो आगे देखते हैं जी और क्या क्या चैप्टर्स हैं। क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आई विल कवर विद यू इन डिटेल, and then evolution, which is one of my favorite topics,
एनिमल किंगडम अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। एनिमल मॉर्फोलॉजी में आई विल कवर कॉकरोच, आई विल कवर अर्थवर्म, आई विल कवर फ्रॉग ऑल्सो, राइट। अब आप कह सकते हैं कुछ सिलेबस में है कुछ नहीं है, सो प्लीज उस तरीके से नहीं चलना है कि बस एनटीए ने नीट के सिलेबस में क्या कहा है। आपको केवल सिर्फ नीट का ही टीचर नहीं बनना है, आपको बायोलॉजी में मैक्सिमम एरियाज पे अपनी कमांड रखनी है। सेल बायोलॉजी आई विल बी कवरिंग विद यू, देन बायोकेमिस्ट्री, देन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। सो लगभग ये 21 टॉपिक्स हैं और जो हम आपके साथ कवर करेंगे। अब दूसरा सवाल बहुत से लोगों का ये था कि क्या आप केवल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे हमें। अरे भाई मुझे लगता है एनसीईआरटी तो आपको ऑलरेडी आती होगी, है ना। आप में से बहुत से लोग जिन्होंने मुझे अप्रोच करा है इस प्रोग्राम के लिए, आई एम सो हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड, आई फील ऑनर्ड दैट पीपल हु आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, मेनी ऑफ यू आर एमफिल्स एंड मेनी ऑफ यू हैव डन देयर पीएचडी ऑल्सो, या पीएचडी कर रहे हैं। सो भाई आप वाकई में महारथी हैं। तो केवल अगर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने बैठ जाऊं तो आप कहेंगे सर ये बातें तो हमें भी आती हैं। एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा के बारे में जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं ये तो हम एनसीईआरटी से पढ़ा देंगे बच्चों को। सो ऑल माई टीचर्स, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियाँ, आपको केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बियॉन्ड ले जाएंगे। एनसीईआरटी तो एक बेस है सिलेबस का। सो आई विल बी कवरिंग द टॉपिक्स इन डिटेल, इन डेप्थ। बहुत सारी किताबें हैं जो रेफर करी जाएंगी, जो मैं आपके साथ इनफैक्ट शेयर भी करूंगा। लैनिंजस बायोकेमिस्ट्री, देन आप देख पा रहे हैं दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टॉर्टोरा। फिजियोलॉजी में और भी बहुत सारी अच्छी किताबें हम रेफर करेंगे। देन आर.डी. बार्न्स, शायद कम लोगों को इस किताब का पता होगा, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी की आती है। एंड नॉन कॉर्डेट्स पे आर.एल. कोतपाल भी है, देन वी हैव कॉर्डेट्स की कोतपाल है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है। सो बहुत सारी अच्छी किताबों में से आपके साथ चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। कैम्बल बायोलॉजी थ्रू आउट वर्ल्ड, ये एक आप कह दीजिए ग्रंथ के रूप में किताब फॉलो करी जाती है। एंड देन इवोल्यूशन की स्ट्रिकबर्गर, अनफॉर्चुनेटली इंडियन ऑथर्स में हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें नहीं मिल पाती हैं इवोल्यूशन पे। सो बहुत से लोगों को इवोल्यूशन जैसे विषय को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत गलत तरीके से कई लोग इवोल्यूशन का मतलब भी ठीक से नहीं समझा पाते हैं। सो हम इवोल्यूशन जैसे इस विषय को बहुत गहराई से, बहुत अच्छी किताबों का रेफरेंस लेते हुए इन डेप्थ, इन डिटेल पढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल हो सकता है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत क्या है। भाई आप एक बायोलॉजी के अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक टीचर से एक बच्चे की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मान लीजिए आप क्लास में ब्लड ग्रुप्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, बेसिक सी बात हर कोई बता देता है, ए बी एंड ओ, और इसके अलावा RH फैक्टर। आपसे बच्चा पूछ सकता है कि क्या इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप्स नहीं होते हैं। सो भाई एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए there are more than 30 different types of blood group systems as per the International Society for Blood Transfusion. There is MNS system, Lewis system, Duffy system, Kell system. अब सवाल ये उठता है कि केवल ABU सिस्टम और RH फैक्टर सिस्टम ही क्यों हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्या इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ ज़्यादा है बाकी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के कंपैरिजन में। तो एज अ टीचर एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके किसी स्टूडेंट ने आपसे ये पूछ लिया कि क्या जानवरों में भी ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या प्राइमेट्स में होते हैं, क्या सभी मैमल्स में होते हैं, क्या हमारे घर में जो पेट बर्ड रखा हुआ है उसमें भी कोई अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं। तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ये नहीं पढ़ना हमें, ये इररेलेवेंट है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। एज अ बायोलॉजी टीचर आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपके पास काफ़ी विस्तृत जानकारी हो। वो तभी होगी अगर आपका स्वयं अपने विषय में काफ़ी डीप इंटरेस्ट है, राइट। गोल्डन ब्लड आपसे बच्चे पूछ सकते हैं, इंटरनेट पे अक्सर आती रहती है न्यूज़ इससे रिलेटेड। व्हाट इज बॉम्बे फिनोटाइप, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप्स। कोई बच्चा आपसे अगर ये सवाल पूछे कि क्या किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अपने जीवन काल में बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है जी। कैसे बदल सकता है जानेंगे हम अपने लेक्चर्स में। दूसरा सवाल ये है कि दैट व्हाई डू वी हैव एंटीबॉडीज फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है बी, तो आपको ए ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता। बच्चों को भी हम ये पढ़ाते हैं। तो बच्चा ये पूछेगा कि सर क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता। आप कहेंगे आपके पास एंटीबॉडीज हैं। सवाल ये होगा वो एंटीबॉडीज आई कहां से, जब मुझे कभी वो गलत ब्लड चढ़ाया ही नहीं गया तो मेरे पास एंटीबॉडीज पहले से कैसे प्रेजेंट है। क्या ये जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं या धीरे धीरे जब एक बच्चा बड़ा होता है तो ये एंटीबॉडीज बनती हैं।
तो कैसे बन जाती हैं जब गलत ब्लड तो कभी चढ़ाया नहीं गया? तो ये सोचने वाली बात है। फिर बच्चा ये पूछेगा कि आरएच फैक्टर के केस में आप कह रहे हो कि पहली बार में गलत ब्लड चढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड टाइम में जाकर के प्रॉब्लम होती है, तो भाई वो आरएच फैक्टर वाले केस में फिर एंटीबॉडीज पहले से जन्म से क्यों प्रेजेंट नहीं है ना सवाल ये। आरएच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी हम पढ़ाते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कि जब मदर का और बेबी का आरएच फैक्टर मिसमैचिंग हो जाती है कि मदर आरएच नेगेटिव है, बेबी आरएच पॉजिटिव है, तो कैसे ब्लड मिक्स होता है। कोरियोनिक विलाई रप्चरिंग के कारण मिक्स हो सकता है, या कभी किसी का कोई मिसकैरेज हुआ है तो ब्लड का मिक्सिंग हो सकता है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो आरएच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी में समस्या है तो स्टूडेंट्स आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब मदर का और बेबी का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मैच नहीं करता, मान लीजिए बच्चा ए है और मदर बी है, तो ये समस्या क्यों नहीं आती? तब भी तो पार्चुरेशन के टाइम पे प्लेसेंटल डिटैचमेंट होता होगा, तब भी तो ब्लड का मिक्सिंग हो सकता है, तब भी तो कोरियोनिक विलाई रप्चरिंग होता होगा। तो क्या एबीओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी भी समस्या क्रिएट कर सकती है मदर और बेबी में? और अगर कर सकती है तो फिर अक्सर ये देखने को क्यों नहीं मिलती? ठीक है जी, तो दिमाग के कुछ कपाट खुल रहे होंगे कि ब्लड ग्रुप जैसे टॉपिक को कितना इंटरेस्टिंग आप अपनी क्लास में बना सकते हैं यदि आपने स्वयं उस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ा है। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा, सिकल सेल एनीमिया। आप सभी टीचर पढ़ाते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी चेंजेस, द आरबीसीज दे बिकम सिकल शेप्ड। सिकल होती है दराती, मतलब घास काटने वाली। तो ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं इनमें डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन है, ये एफिशिएंटली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते, इनका लाइफ स्पैन केवल 20 दिन होता है, नॉर्मल आरबीसीज का 120 दिन होता है। तो ये आरबीसीज ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा करते हैं, क्लंपिंग कर देते हैं और टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये समस्या हर इंसान पढ़ाता ही है। अब बच्चे ने अगर आपसे ये पूछ लिया कि सर अगर किसी इंसान को सिकल सेल एनीमिया है तो क्या उसके शरीर के सारे आरबीसी सिकल शेप्ड हैं? अब आप सोच में पड़ेंगे कि वो हेट्रोजाइगस है तो क्या 50-50% सिचुएशन होगी? अक्सर हम हेट्रोजाइगस वर्ड सोचते ये कह देते हैं 50% नॉर्मल होंगे, 50% दूसरे होंगे। होमोजाइगस कंडीशन में हुआ तो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा? क्या सिकल सेल एनीमिया पेशेंट मर जाते हैं जल्दी? कितने टाइम तक जीते हैं? क्या अलग अलग कंट्रीज में हमें उनका अलग अलग तरह का लाइफ स्पैन देखने को मिलता है? तो ये सवाल स्टूडेंट आपसे पूछ सकते हैं। या मान लीजिए बच्चा नहीं भी पूछ रहा तो आप बच्चे की जिज्ञासा जगाइए ना, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाइए, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल्स में क्लास 10th के बाद बहुत कम बच्चे बायोलॉजी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद 9th एंड 10th लेवल पे ही उनको इस तरीके से विषय नहीं पढ़ाया जा रहा कि उनकी जिज्ञासा बढ़े उस चीज में, उनकी हर क्यूरियोसिटी का आप जवाब दे पाए। राइट जी। तो क्या इस तरह का जो डिसऑर्डर है ये, इसका कोई इलाज भी है? फिर हम पढ़ाते हैं कि सिकल सेल एनीमिया वालों को मलेरिया नहीं होता। बच्चा आपसे पूछेगा सर क्यों नहीं हो सकता मलेरिया? आप कह रहे हो उसके ब्लड में 50% आरबीसी नॉर्मल है। अगर आपने ये जवाब दिया और 50% आरबीसीज जो है वो सिकल शेप्ड हैं, तो जो नॉर्मल आरबीसीज हैं उनमें तो प्लाज्मोडियम एंटर कर सकता है ना, वहां तो प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकता है, तो फिर उनको मलेरिया क्यों नहीं होता? तो इस स्टेटमेंट को भी बड़े ध्यान से बोलना है कि ये सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स जो है, क्या उन्हें मलेरिया बिल्कुल ही नहीं होता, या उन्हें मलेरिया होता है पर वो इतना घातक नहीं होता कि मलेरिया से उनकी मृत्यु हो जाए? तो हमें इस बात का पता कैसे चला, है ना? क्या सिकल सेल एनीमिया ही एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी कोई एडवांटेज है? जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र करेंगे तो वहां पे हम बताते हैं दैट नेचुरल सिलेक्शन डजंट प्रोड्यूस परफेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हैज नॉट एलिमिनेटेड इंडिविजुअल्स विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। व्हाई? क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर्स वालों को नेचुरल सिलेक्शन ने खत्म नहीं कर दिया? इसके पीछे क्या कारण है? कुछ एग्जांपल से हम समझाएंगे दैट हेट्रोजाइगोट्स फॉर सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज। जिन महिलाओं में फिनाइल कीटोन यूरिया होता है उनमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उन्हें हैजा नहीं होता है, राइट। जिन्हें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम डेफिशिएंसी या फेविज्म होता है उनमें मलेरिया नहीं होता है, लेकिन उन्हें कभी एंटी मलेरियल ड्रग नहीं देनी है। तो अगर मलेरिया होता ही नहीं है तो उन्हें एंटी मलेरियल ड्रग देंगे क्यों? ये भी सवाल बन जाएगा एक। सिकल सेल एनीमिया वाले जो है नेचर ने इन्हें क्यों सेलेक्ट करके रखा है? सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हर विषय के पीछे कुछ गहन सवाल हो सकते हैं। सो मैं अपने लेक्चर्स में आपके साथ ये सारी चीजें इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो डिस्कस करूंगा। केवल एनसीईआरटी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप लोग भी पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई अनोखी महारत नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी,
सिंपल चीजें हैं, सिंपल ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा। यदि आप किसी चीज को डिटेल में स्वयं जानते हैं तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी आप ये जान पाएंगे कि एनसीईआरटी में ये चीज गलत लिखी है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें मिलियोडी गायने इनकॉग्निशिया इनकॉग्निशिया एनसीईआरटी में लिखा है, क्या उसके एक्चुअल स्पेलिंग यही है? मिलोइडोगायने इनकॉग्निटा तो नहीं है। सो दैट मीन्स अगर आपने अच्छे से चीज पढ़ी होगी, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, बीटी कॉटन जो है वो क्या है, तभी आप बच्चे को अच्छे से बता पाएंगे। बीटी कॉटन में मैंने देखा है बहुत से टीचर्स इररिलेवेंट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बीटी कॉटन भारत में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़ी है। कभी आप स्वयं गूगल पे चेक कीजिएगा दैट इज बीटी कॉटन फ्लॉप इन इंडिया। कौन कौन सी स्टेट्स में बीटी कॉटन नहीं उगाया जा रहा, या किसानों को इसके कितने नुकसान हो रहे हैं। जिस खेत में बीटी कॉटन उगाना है, क्या उसके चारों तरफ आपको नॉर्मल कॉटन भी उगानी पड़ेगी? क्यों उगानी पड़ेगी? उस नॉर्मल कॉटन को उगाने के लिए, कपास के लिए वहां तो कीटनाशक डालने पड़ेंगे, तो वहां क्यों डालने पड़ेंगे? क्या कॉटन बॉलवर्म से जो बीटी कॉटन वाला पौधा जो है अगर वो बच रहा है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो क्या दूसरा कोई पेस्ट उस पर हमला नहीं करेगा? क्या केवल एक ही पेस्ट होता है कॉटन बॉलवर्म? तो अगर दूसरा पेस्ट हमला करेगा तो उसके लिए तो आपको कीटनाशक डालने पड़ेंगे। आपको बीज कहां से मिलेंगे बीटी कॉटन वाले के? क्या हर गांव देहात में उपलब्ध है? कहां से बीज लाएगा किसान? कितने महंगे हैं वो बीज? एक बार वो बीज बो दिए, पौधा उग गया, तो क्या उस पौधे के बीज जो बनेंगे वो अगली जनरेशन में यूज हो जाएंगे? दे आर लॉट मेनी क्वेश्चंस। अगर बच्चा नहीं पूछ रहा तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस विषय पे उसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन दें। Now let's come back. Why this program is going to be unique? आप कहेंगे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, वो हमें जॉब का ऑप्शन भी देते हैं कि हमें फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया, हमसे ढेर सारे क्वेश्चंस भी बनवाए, शायद जूनियर बच्चों के साथ क्लासेस भी दी और वो हमें एब्जॉर्ब कर लेंगे। ज़रा सोचिए, क्यों कोई आपको इतने सस्ते में एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम करा देगा? कुछ तो मंशा होगी ना उस चीज़ के पीछे, ताकि उसके बाद आपको वहां एब्जॉर्ब करके कम से कम सैलरी पे रखा जाए। और फिर बहुत जगहों पे मैंने टीचर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होते देखा है। एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि उनसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेना और उनको इतनी सैलरी ना देना और उनको बेहतरीन क्लासेस या बैचेस पढ़ाने को ना देना। तो जहाँ भी फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक बार ज़रा उनकी गहराई ज़रूर जान लीजिएगा। वाई माई प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी यूनिक। अब आप कह सकते हैं कि डॉक्टर सचिन, आपके तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपने हर टॉपिक पढ़ा रखा है वहां पे, तो अब आप हमें अलग क्या पढ़ाएंगे? देखिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी जितने भी मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं वो एक स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं कि मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब मैं एक मैच्योर ऑडियंस के साथ डील कर रहा हूं, जब मैं आप जैसे मैं कहूँगा बेहतरीन पढ़े लिखे हुए लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो बीएससी हैं, एमएससी हैं, बीएएमएस हैं, या जिनके पास हायर डिग्रीज हैं, जिनका मैच्योरिटी लेवल एक 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे से तो ऑफकोर्स कई गुना ज़्यादा है, तो मेरे सारे लेक्चर्स आपके साथ टीचर ओरिएंटेड होंगे। दे आर नॉट स्टूडेंट ओरिएंटेड, एंड देयर इज टू मच डिफरेंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ टीचर, व्हेन यू आर टीचिंग अ पर्सन who has already done a degree, maybe higher than you or maybe equivalent to you or maybe slightly lesser than you. फर्क पड़ता है। एक अध्यापक को पढ़ाना, उसके लिए एक अलग बलबूता चाहिए, है ना? मानेंगे इस बात को? सो जो लेक्चर्स आपके साथ होंगे, दे आर गोइंग टू बी टीचर ओरिएंटेड एंड नॉट स्टूडेंट ओरिएंटेड। एंड देन सेकेंडली, कोई भी टॉपिक पढ़ाते समय मैं आपके साथ आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस विच आई फेस्ड इन वेरियस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग माई जर्नी। लगभग 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और हर इंसान सीखता है। किताबें तो सिखाती ही सिखाती हैं आपको, आपके सीनियर्स सिखाते हैं, आपका माहौल सिखाता है, आपके इंस्टीट्यूट में होने वाली पॉलिटिक्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर क्लास में शेयर करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कई बार देता भी हूँ। बहुत साल पहले की बात है, डीपीएस आर के पुरम, जो कि भारत का एक बहुत जाना माना स्कूल है, वहाँ पर मैं 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को आई का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। तो काला मोतिया, ग्लोकोमा जो होता है, वो पढ़ा रहा था। तो एक स्टूडेंट ने पूछा, सर काला मोतिया को काला क्यों कहते हैं? सफेद मोतिया में, कैटरैक्ट में तो कह दिया आपने, ऐसे लेंस में जो है प्रोटीन डिपॉजिट हुए, सफेद सफेद धब्बे नजर आने लग गए पेशेंट को। काला मोतिया में काला क्या है? तो भाई मुझे उस चीज का जवाब उस समय नहीं पता था, है ना? तो एक तरीका ये हो सकता था, मैं अपनी ईगो पे उस बात को लेता कि भाई 40-50 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चे ने सवाल पूछा और मुझे ये आता नहीं है,
मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना, इन्फ्लेटेड ईगो है। तो मैं उस बच्चे को डांट देता, झाड़ देता, या बोल देता दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट लीव इट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, वही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, यही पूछा जाएगा। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका था कोई भी गलत जवाब दे देता, किसी तरह का कुछ भी, बच्चे को टेम्परेरली बेवकूफ़ बना देते। बट नहीं, ये कतई नहीं करना चाहिए। एज अ टीचर आपको बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ लाइफ में, कोई सवाल बच्चा ऐसा पूछ लेता है भरी क्लास में जो हमें नहीं आता उस समय, राइट? तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप पोलाइटली बच्चे को बोलिए कि ओके बेटा, आई डू नॉट नो द आंसर राइट नाउ, बट आई डेफिनेटली फाइंड आउट द आंसर एंड लेट यू नो इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। तो आप ध्यान रखिए कि आपने अगली बार जब उस बच्चे से मिलना है तो आपको उस सवाल का जवाब देना है। तो जिस बच्चे ने मुझसे काला मोतिया के बारे में पूछा, फिर मैंने पूरा ढूंढा उसे। अब इंडियन ऑथर्स में तो काला मोतिया कहीं लिखा नहीं है, तो भाई आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो फिर आपने ढूंढा, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी ढूंढी, अच्छी अच्छी डिटेल बुक्स। तो फॉरेन ऑथर उसे काला मोतिया क्यों कहेंगे, ये तो हम भारत में कहते हैं। इंटरनेट पे खंगाला, बहुत कोशिश करी, तो फिर एक आर्टिकल मिला एक बहुत ही बेहतरीन आई सर्जन का लिखा हुआ, जिससे मुझे पता चला कि काला मोतिया इसलिए कहते हैं बिकॉज द विजन लॉस्ट ड्यू टू ग्लोकोमा इज परमानेंट एंड द एंटायर वर्ल्ड इज ब्लैक फॉर यू। पूरी दुनिया आपके लिए अंधेरी हो जाती है अगर आपकी रोशनी चली गई, मतलब ग्लोकोमा के कारण। तो फिर मुझे ये आंसर मिल गया। अगले दिन मैंने क्लास में जाके उस बच्चे को बताया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो व्हाट द स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर, माई फादर इज़ एन आई सर्जन, एंड मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का जवाब पता था। तो मुझे लगा कि भगवान, आपने मेरी इज्जत रखी, माँ सरस्वती, कि अगर मैं इस बच्चे को बेवकूफ़ बनाता, गलत जवाब देता, डांटता, तो वो कितना गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता, वो बच्चा कितने और बच्चों को ये बात बताता कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया। सो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, जिनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, वो मैं आपको अपने उन लाइव लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है जी। देन how my program is going to be unique, I am going to provide you high quality study material in the form of PDFs। मेरे द्वारा बनाए गए जो PDFs होंगे, जो आपको मिलेंगे, हाई क्वालिटी होंगे, एंड पूरी कोशिश करी जाएगी कि वहाँ कोई गलती ना आए, एरर फ्री चीज़ें आप तक पहुँचें। टेक्निकल सपोर्ट टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। मुझे यूट्यूब पे बहुत लंबा समय हो गया है, आप बहुत से लोग जानते होंगे, सन 2019 में जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा, तो उस समय से लेकर के आज तक हैं यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब की कुछ हद तक अच्छी समझ हो गई है, तो आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट मेरी टीम के द्वारा दिया जाएगा कि यदि आप यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस बनाना चाहते हैं, कैसे आपको चैनल स्टार्ट करना है, किस तरह के वीडियो बनाने, कैमरा सेटअप कैसे करना है, क्या क्या उसके लिए आपको चाहिए होंगे इक्विपमेंट्स, वो सारी जानकारी मेरी टीम आपको देगी। डिजर्विंग कैंडिडेट्स विल गेट अ चांस टू शेयर द स्टेज विद मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो भाई ये ऑफर भी आपके लिए, आप में से जो इस कोर्स को बेहतरीन तरीके से करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, आपसे भी वीडियोस बनवाऊंगा मैं। आप अपने वीडियोस अपने फ़ोन पे या कैमरा में शूट करके मुझे भेजेंगे, आई चेक दोज वीडियोस कि कितने बेहतरीन तरीके से आप पढ़ा पा रहे हैं, आपके स्किल्स डेवलप हुए हैं या नहीं, भाषा के ऊपर पकड़ कितनी है, ये कॉन्फिडेंस कितना है कैमरा को फेस करने का या स्टूडेंट्स को फेस करने का। वो सारी चीज़ें जब आप अपने वीडियोस मुझे बना के भेजेंगे, आई विल गो थ्रू दोज वीडियोस एंड आई विल गिव यू माई फीडबैक। माई टीम विल बी देयर to support you in all the technical intricacies। and आप में से बहुत से लोगों को मैं चाहूँगा कि मेरे साथ अपने YouTube चैनल पे ला करके खड़ा करूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ख्याति प्राप्त करी है या कुछ लोग मुझे जानते हैं YouTube के क्षेत्र में, तो मैं आपको ये मौका दूंगा कि मेरे साथ आप आकर के खड़े होइए, मेरे चैनल पे पढ़ाइए कुछ टॉपिक्स, एंड लेट द वर्ल्ड नो कि हमने सचिन सर से पढ़ के ये चीज़ सीखी है और अब हम भी बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। मनोबल बहुत बढ़ता है इससे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है जब आपको कोई गुरु एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे। ठीक है जी। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। 3 महीने का ये कोर्स होगा, 21,000 रुपए, दैट इज 21,000। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल। वो जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, सो वहां पे ये सारी बातें फाइनेंशियल्स को लेकर के हो जाएंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चार्जेस लग रहे हों, ज़्यादा लग रहे हों एज कंपेयर टू व्हाट अदर पीपल इन द मार्केट आर ऑफरिंग। आप खुद ही कंपेयर करके चीज़ें देख सकते हैं कि बाकी जगहों पे क्या मिल रहा है आपको और उसके एवज में वो आपसे क्या ले रहे हैं। What will be the mode of course conduction? Online live lectures as well as recorded videos,
3 क्लासेस पर वीक मैं सोच के चल रहा हूं, बट हो सकता है क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो जाए। क्लास का समय वही रखा जाएगा जो आप लोगों को सूट करेगा। आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं या स्वयं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इवनिंग स्लॉट्स में ही फ्री हैं। जो लोग मॉर्निंग स्लॉट्स में फ्री होंगे तो हम 2 बैचेस बना लेंगे, मॉर्निंग का अलग और इवनिंग का अलग। सो द कोर्स कमेंसमेंट डेट इज 21 नवंबर 2024। 21 नवंबर को 2024 को ये कोर्स आपके साथ शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। इस गूगल फॉर्म को भरने का कोई भी चार्जेस नहीं है। गूगल फॉर्म आपको कहां मिलेगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा और उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। वो फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम के पास वो फॉर्म आ जाएगा। बहुत सारे लोग अभी तक ये फॉर्म भर चुके हैं और उस डेटा से मुझे पता चला कि मैक्सिमम लोग जो है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करा है इस प्रोग्राम के लिए, देयर फ्रॉम राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड दिल्ली ऑल्सो, एंड इवन वेस्ट बंगाल ऑल्सो। बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे इतने लोग आपको जानते हैं। तेलंगाना से लोगों ने अप्रोच करा है, झारखंड से, जम्मू एंड कश्मीर से हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, पंजाब से हैं, हरियाणा से भी बहुत सारे लोग हैं, राइट, तमिलनाडु से भी कुछ हैं, उड़ीसा से हैं, एंड केरला से भी मुझे 2 स्टूडेंट्स ने अप्रोच करा है, एंड सरप्राइजिंगली फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड सो मेनी क्वेरीज, नियरली 15-20 पीपल दे हैव अप्रोच्ड मी फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। चलिए, परमात्मा का शुक्र है कि भाई सरहद पार भी लोग हमें जानते हैं। तो यही ख्याति मैं आप लोगों के लिए चाहता हूं। जब आप ये कोर्स कर जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि देख लीजिए, फिर सरहद कोई लिमिटेशन नहीं रह जाएगी आपकी पॉपुलैरिटी के लिए। कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, यहां पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, दैट इज info.drsachin@gmail.com। यहां पे आपको अपना कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है वो भेज सकते हैं। ठीक है जी। सो धन्यवाद करता हूं मैं आप सब लोगों का। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। स्टे ब्लेस्ड। किसी भी किस्म का कोई और सवाल है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज ईदर ऑन दिस ईमेल और एनी ऑफ माय सोशल मीडिया हैंडल्स। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपको नमस्कार कहता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा, यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ऑल द बेस्ट।